Assalamu alaikum students. Welcome to the first lesson from class 9th biology. The topic of this lesson will be passage of molecules into and out of the cell. In front of you is a cell structure where you find different organelles inside the cell: mitochondria, nucleus, Golgi apparatus, the endoplasmic reticulum, lysosomes, endosomes, and many more. This mechanism needs some molecules from the outside to move inside and some molecules made inside to be transported outside. For this transport, things need to move from outside to inside and from inside to outside. So this passage is done by different type of movements such as diffusion, facilitated diffusion, osmosis, endocytosis, exocytosis, filtration, and active transport. We will be discussing each one of these one by one in detail. You have learned in your previous classes that kinetic theory states that molecules of any substances is in motion when that substance is above -273 degrees centigrade. This is also known as absolute zero or zero Kelvin. Kinetic theory के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में हैं। शर्त ये कि उस सब्सटेंस का -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो टेम्परेचर या दर्जा हरारत। अब अगर सारे मॉलिक्यूल्स एक कांस्टेंट मोशन में हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास एक खास तरह की मूवमेंट है। वो कौन सी मूवमेंट है? उनमें से एक मूवमेंट है डिफ्यूजन। Diffusion is defined as the movement of molecules from area of higher concentration to area of lower concentration. In this picture, you see a glass full of water. अब इस water के अंदर हम एक substance डालेंगे, ink. इस substance के जितने भी molecules हैं, अभी वो फिलहाल इस एरिया में हायर कंसंट्रेशन से पाए जा रहे हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि ये जो ज्यादा मिकदार में मॉलिक्यूल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हो रही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? इट इज द मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाली जगह से, टू द मूवमेंट ऑफ lower concentration एरिया जहाँ पे कम हो उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन। तो फ्रॉम हाई टू लो मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। Examples of diffusion में है gas exchange in gills and lungs. This is a picture of lungs का एक part, alveolus है ये एक, और इस alveolus के इर्द गिर्द है ये कैपिलरी। कैपिलरी में ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। एल्वियोलस के अंदर चूंकि आपने सांस ली हुई है तो ऑक्सीजन आपने अंदर इनहेल की है तो ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है। तो जिस चीज की मिकदार ज्यादा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है तो ऑक्सीजन विल मूव इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द एल्वियोलस। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है लंग्स के अंदर, ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। दूसरी एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन
into the blood capillaries of villi. स्मॉल इंटेस्टाइन में ल्यूमेन पार्ट के अंदर जो आपने खाना खाया हुआ होता है वो हजम हो रहा होता है, तो ग्लूकोज ज्यादा कंसंट्रेशन में है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम कंसंट्रेशन में है, तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लूकोज विल मूव इनटू द ब्लड कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब एक और जो पॉइंट है जिसपे एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सवाल आ सकता है कि व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, टू विच यू हैव टू आंसर कि ये एक ऐसी डिफ्यूजन है जिसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। बगैर एनर्जी यूज हुए जो मूवमेंट होती है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और चूंकि इस डिफ्यूजन के अंदर कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई, दैट इज व्हाई डिफ्यूजन को कहा जाता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। Because a cell does not use energy when molecules diffuse across its membrane, that is why the diffusion is a type of passive transport. अब दो सवाल आ सकते हैं, एक what is passive transport और दूसरा why is diffusion called a passive transport। दोनों का एक ही जवाब होगा कि energy, the movement in which energy is not required by the cell, that is called the passive transport, and चूंकि डिफ्यूजन के अंदर भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, दैट इज व्हाई डिफ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। द टर्म इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम में ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज दिस। फैसिलिटेटेड मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट, टू प्रोवाइड हेल्प। डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन जिसके अंदर हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड की गई हो। इस डायग्राम में देखें, ये है मेम्ब्रेन पिंक कलर की जो आपको शो हो रही है। डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये डबल होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये येलो पार्ट ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ गेट। चूंकि गेट पे होगा एक गार्ड अंकल, तो गार्ड अंकल यहाँ पे हैं जो कि हेल्प करते हैं डिफ्यूजन को होने में। अच्छा, साथ ही आपको डिफ्यूजन भी दिखाई गई है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और इजीली पास हो सकते हैं, इसीलिए वो बगैर किसी गेट के पास हो रहे हैं। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे देखिए ज्यादा कंसंट्रेशन में है, कितनी कंसंट्रेशन है वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। तो यहाँ से हाई से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफ्यूज हो रहे हैं। इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, लेकिन ये स्टार शेप में है। स्टार शेप इमेजिनरी शेप है, जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के स्टार शेप हो। तो ये जो स्टार शेप्स में है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि या तो उनका साइज बड़ा होता है या फिर उनकी शेप ऐसी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं खुद, इसीलिए उनको हेल्प की जरूरत चाहिए होती है या किसी चीज की जरूरत चाहिए होती है कि वो उनको फैसिलिटेट करे। तो हमारे पास है प्रोटीन गेट्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज बड़ा हो या फिर उनकी शेप ऐसी हो कि वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो उनको हेल्प किया जाता है ताकि वो डिफ्यूज हो जाए। When a transport protein moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. ठीक है, क्यों होती है ये मैंने आपको बताया, due to the size or the charge they have या the shape they have, ठीक है। And facilitated diffusion is also called passive transport। जी बच्चे, आप बताएंगे passive transport क्यों है? Because it does not require any kind of energy। थर्ड पे आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या चीज मुख्तलिफ है? ये कि डिफ्यूजन होती है नॉर्मल कोई भी
गैस के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन ऑस्मोसिस हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें हम वाटर का वर्ड स्पेशली मेंशन करेंगे। बाकी डेफिनेशन सेम ही है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। अब ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी होगी, तो इसीलिए मेरे पास एक और डेफिनेशन भी है। Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from high concentration area to low concentration area। Types of solution। Solution क्या है? Solution is made up of two things. When two things mix together, they make a solution. One is solvent, the other is solute. You have learned in your previous classes that solvent is the thing which is taken in large quantity और जिसके अंदर वो particular thing dissolve हो, जो dissolve करने के काबिल हो, large quantity में होता है, और जो dissolve करता है दूसरी चीज को। जिस solute क्या है? Solute is a thing which is taken in small quantity and this thing gets dissolved, जैसे कि sugar, salt or any chemical which can be dissolved in solvent such as water। So both these things when mixed together they make a solution। अब आ जाता है टर्म टोनिसिटी। टोनिसिटी रेफर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड पर द सॉल्वेंट व्हेन वी कंपेयर सॉल्यूशंस। तो टोनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इस हिसाब से। हाइपरटोनिक, इन विच the solute is in high amount, more concentration। hyper का मतलब होता है too much। tonic को हम रेफर कर रहे हैं solute के साथ, तो too much solute। दूसरा टर्म है hypotonic। hypo hyper का opposite है, यानी कि low। less tonic हम रेफर कर रहे हैं इसको solute के साथ, तो less solute हो जिस concentration जिस solution के अंदर, उसको हम hypotonic कहेंगे। लेस सोल्यूट तो मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी। थर्ड टर्म हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट और इक्वल नंबर ऑफ सॉल्वेंट होगा। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो हम उसको आइसोटोनिक कहते हैं। So there are three types of solution: hypertonic, in which the solute is in large quantity; hypotonic, in which the solute is in less quantity; and isotonic, in which the solute and solvent is equal। एक विजुअल पिक्चर ले लेते हैं। आपके सामने एक विजुअल पिक्चर है। एक ग्लास है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी है। उस पानी के अंदर अगर हमने 1 स्पून ऑफ शुगर मिक्स किया है, डिसॉल्व किया है, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? जिसके अंदर सिर्फ 1 यानी कि इस पानी से कम शुगर है। तो व्हेन देयर इज अ लेस टॉनिक सोल्यूट, तो हम उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। सेकंड पिक्चर में है हमारे पास ग्लास है, वाटर है उसके अंदर, और उसके अंदर हमने 2 स्पून्स फुल शुगर डाली है। तो फिर अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जितना सॉल्वेंट है उतना ही सोल्यूट होगा। तो अगर तो उतना ही सोल्यूट है, तो ये सोल्यूशन हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाया जाएगा, बिकॉज देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ sugar, the solvent and equal amount of solute। थर्ड पे हमारे पास ग्लास है जिसके अंदर पानी है और हमारे पास too much of
टॉनिक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? हाइपरटॉनिक। अब आपको याद हो जाना चाहिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मींस इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है, टॉनिक कम है, यानी कि सोल्यूट कम है, हाइपो। सेकंड में आइसोटोनिक, आइसोटोनिक के अंदर आपके पास सॉल्वेंट और टॉनिक यानी सोल्यूट इक्वल अमाउंट में है। और हाइपरटोनिक के अंदर आपके पास सॉल्वेंट कम है और टॉनिक हाइपर है, यानी ज्यादा मिकदार में है। ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब ये कंडीशन आपके सामने 3 कंडीशंस हैं। ये जो कंडीशन है ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। हाइपोटोनिक कंडीशन यानी कि इसके अंदर क्या होगा? हाइपो मीन्स लेस, टॉनिक मीन्स सोल्यूट, लेस सोल्यूट सोल्यूशन। कम सोल्यूट है यानी कि कम वो जो एक्स्ट्रा चीज हमने डाली है सोल्यूट वो कम है, तो मीन्स पानी कितना होगा? ज्यादा पानी होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ज्यादा पानी है और कम सॉल्वेंट है, सोल्यूट है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इस सिचुएशन में हमारे पास आइसोटोनिक इक्वल सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट है। ठीक है, पानी भी और जो आपने मटेरियल लिया है, सोल्यूट जो लिया है वो लेट अस से कि सोल्यूट चीनी है। ठीक है, शुगर। तो शुगर और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। हाइपरटोनिक में आ जाते हैं। हाइपर मीन्स टू मच, टॉनिक द सोल्यूट, सोल्यूट इज टू मच। If the solute is sugar, then there is a too much sugar in here in this solution. Too much sugar means less solute solvent. Less solvent का मतलब पानी कम। अब आपके पास 3 सिचुएशन आ गई, कम पानी, इक्वल पानी, ज्यादा पानी। इन तीनों सिचुएशन में अगर हम 2 तरह के सेल डालें, एक हमने एनिमल सेल डाला है और एक हमने प्लांट सेल डाला है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पे असर डिफरेंट होगा। एनिमल सेल के अंदर चूंकि मेम्ब्रेन नहीं है, लास्ट वाली जो वॉल है, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए जब ज्यादा पानी अंदर जाएगा, अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज्यादा है। ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने की वजह से पानी विल मूव, डिफ्यूज इनसाइड, सो वाटर विल मूव इनसाइड। इतना पानी अंदर चला जाएगा कि बेचारा जो सेल है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इट विल बर्स्ट। प्लांट सेल में अलबत्ता ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में पानी अंदर तो जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है, पानी ने अंदर जाना है, लेकिन बर्स्ट नहीं होता सेल। वजह उसकी क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है जिसकी इलास्टिसिटी बड़ी स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है। ये टॉलरेट कर लेगा ज्यादा पानी को अंदर। ज्यादा पानी अंदर जाएगा तो जो सेल है वो उसका वैक्यूल फूलता जाएगा और फूलने के बाद इतना स्टिफ हो जाएगा कि इस सेल को हम, इस स्टेट को हम टर्जर कहते हैं। टर्जर या टर्जर प्रेशर कहते हैं। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट था। इक्वल अमाउंट होने की वजह से जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, इसलिए दोनों सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन में हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है कि इसके अंदर जो सोल्यूट है वो बहुत ज्यादा पाया जाएगा, पानी बहुत कम है। अब बाहर पानी कम है बहुत ज्यादा, तो पानी ने कहां से कहां मूव करना है? सेल के अंदर से, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा पानी है अभी और बाहर बहुत ही कम है, तो अंदर से पानी मूव हो जाएगा आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड मूव होने की वजह से एक और फिनोमिना अकर करेगी, which is the shrinking of a cell.
स्पेशली प्लांट सेल, अगर उनका सेल श्रिंक कर जाता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि पानी सारे का सारा आउटसाइड चला गया है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे भी दो सवाल आ सकते हैं, व्हाट इज स्टर्जर और व्हाट इज स्टर्जर प्रेशर। Most plant cells live in hypotonic environment. अब आप इमेजिन कर सकते हो ये environment कैसा होगा जो कि hypotonic है। Less tonic means more water. एक ऐसी कंडीशन जहां पानी बहुत ज्यादा है, where water tends to move inside the cell and vacuole increase in size and expands. This outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure and the phenomena is called turgor. Second question है what is plasmolysis? प्लाज्मो यानी कि प्लाज्मा जो कि साइटोप्लाज्म को कहते हैं। लिसिस मीन्स टू कट डाउन, श्रिंक। हाइपरटोनिक कंडीशन में, एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, हाइपर मीन्स टू मच, टोनिक मीन्स सल्यूट। टू मच सल्यूट जब हो तो फिर पानी कम होता है उस जगह पे। जिस जगह पे पानी कम होगा उस जगह पे सेल के अंदर से पानी लूज हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम हाई टू लो पानी जाता है, बाहर पानी कम है और अंदर सेल के पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। And the cytoplasm shrinks. This shrinking of cytoplasm is called plasmolysis. नोट डाउन करना है ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज में और इसको एज इट इज याद कर लेना है। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है कि एक प्रेशर के साथ मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है टू मूव आउट ऑफ द सेल। Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the help of hydrostatic pressure or blood pressure. इस पिक्चर में आप एक आर्टरी देख रहे हैं जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड का एक प्रेशर है और इसके ब्लड के अलावा देयर आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स बाहर फोर्स की वजह से नहीं जाएंगे, ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लार्ज हैं इन साइज में, उनको या डिफ्यूजन या कोई और मेथड अप्लाई करना होगा। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड के प्रेशर की वजह से पुश होकर, फोर्स की वजह से पुश होकर मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। इस पुशिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट। शुरू में आपने एक लफ्ज पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, याद है? कौन सी दो टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी आपने? डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब कि ये कुछ ऑपोजिट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है इसकी कि जैसे कि एक स्लोप है, उस स्लोप के ऊपर अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी लगती है, आप टॉप तक पहुंचने के बाद थक जाते हो। लेकिन जब आपको ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप खुद स्लिप हो रहे होते हो और फिर आप नीचे आ जाते हो। तो जो नीचे आना है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, वो कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, वो कौन सी मूवमेंट होगी? पैसिव मूवमेंट। लेकिन जिस मूवमेंट में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको लिखा गया है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन
to higher concentration. Against the gradient movement हो रही है. High to low तो समझ आ जाता है, आराम से move हो सकता है, लेकिन from low to high उसके लिए energy चाहिए. So this movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Movement which you studied earlier, diffusion है, facilitated diffusion है और active transport है. एक दफा go through कर जाते हैं. Diffusion का मतलब है molecules का from high concentration से low concentration तक move करना. Facilitated diffusion है from high to low move करना molecules का, लेकिन help के साथ, facilitation के साथ. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है फ्रॉम लो टू हाई मूव करना, और लो टू हाई अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होना. तो पहले दोनों में एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड थी, इसीलिए दे वर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. थर्ड वाले में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है, फ्रॉम लो टू हाई मूव कर रहा है. एंडोसाइटोसिस. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो we will have two words, endo and cytosis. Endo means to enter, cytosis means cytoplasm. cytoplasm के जरिए से enter, cellular के जरिए से enter होना. तो कुछ molecules ऐसे भी हैं जो कि लार्ज हैं, यानी बल्कि हैं, बड़े बड़े मटेरियल हैं जिनको सेल अपने अंदर ले लेता है. कैसे ले लेता है? सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर उस चीज को कैच कर लेता है और फिर वो उसको अपने अंदर हजम कर लेता है. It is a process of cellular ingestion taking inside of bulky material, big materials, by the infolding of cell membrane. There are two types of endocytosis, phagocytosis and pinocytosis. Phago means to eat something solid, ठीक है, cellular eating, और pinocytosis means to drink. Exocytosis, a complete opposite of endocytosis. इसको भी अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास वर्ड आ जाता है. एक्सो मीन्स एग्जिट, साइटोसिस मीन्स सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म से एग्जिस्ट. It is the process through which bulky material is exported या exit हो जाता है bulky material, ठीक है, इस process में. This process adds a new membrane which replaces the part of the cell membrane lost during the endocytosis. अब ये दो पिक्चर्स हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस यहाँ पे हो रही है. पहले हम एंडोसाइटोसिस पढ़ लेते हैं. ये देखिए, ये बल्की मटेरियल है जिसको अंदर लेके जाना है. अब ये बल्की मटेरियल जैसे ही करीब आएगा सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन इसको कैच कर लेगी. कैच करने के बाद जैसे ही ये पार्ट और ये पार्ट मैच करेगा तो वो स्टिक टुगेदर हो जाएगा और आपका मटेरियल अंदर आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड अंदर आ जाएगा. ठीक है. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, अंदर का एक मटेरियल है जिसको हमने बाहर फेंकना है, वेस्ट है ये, इसको बाहर रिमूव करना है. तो ये वेस्ट इसके करीब चला जाएगा, टकरा जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन से और फिर ओपन होके इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. तो ये दो तरीके हैं जिससे बल्की मटेरियल इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जा सकते हैं.